तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कात्यायनी चतुर्वेदी और अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो फिर चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। टमाटर के उत्पादन पर एक किसान का अनुभव। अधिक उपज के लिए धान की फसल में पोषक तत्वों का प्रबंध। अदरक की फसल में इस समय किए जाने वाले कार्य। किसान भाइयों, टमाटर एक नकदी फसल है और जिसके प्रयोग के बिना हर व्यंजन अधूरा सा ही लगता है और इसीलिए इसकी मांग बाजारों में हमेशा ही बनी रहती है। हमारे किसान शैलेंद्र ठाकुर भी टमाटर की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं उन्होंने टमाटर की फसल में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्यों को अपनाया है। देखते हैं कार्यक्रम की इस प्रस्तुति के। किसान भाइयों, अब बात करते हैं हम सोलन के एक ऐसे प्रगतिशील किसान से जिन्होंने टमाटर की पैदावार बहुत ही अच्छे तरीके और जो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सबसे पहले नाम जानते हैं। सर, आपका शुभ नाम? जी, शैलेंद्र ठाकुर। शैलेंद्र ठाकुर जी, अगर हम बात करें कि आपने अपने खेत में जो हम देख रहे हैं इस समय टमाटर की पैदावार बहुत अच्छे तरीके से की है, तो हम जानना चाहेंगे कि ये शुरुआती तौर पे आप क्या ऐसा करते हैं जिसमें आपकी जो पैदावार इतनी अच्छी हो जाती है? पहले तो शुरू में हमें 6 महीने के लिए इस खेत को मतलब रेस्ट देना चाहिए और टमाटर लगाने से पहले। उसके बाद इसमें बुआई वगैरह करके फिर टमाटर लगाने चाहिए। तो टमाटर लगाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो टमाटर की दूरी है, जो पौधे की दूरी है, वो 10 से 12 इंच की दूरी होनी चाहिए पौधा लगाने की। शैलेंद्र ठाकुर ने मार्च माह में मटर को निकालकर उसी खेत में टमाटर लगाए। लगाते समय 2 पौधों के बीच की दूरी आधा फीट रखी और लाइन से लाइन की दूरी 2.5 फीट रखी। उसके बाद जिस टाइम लगते हैं उस टाइम सिंचाई का भी ध्यान रखना चाहिए। हर रोज़ इसकी सिंचाई होनी चाहिए, सुबह भी और शाम भी। 15 दिनों बाद फिर हमें इसमें छुपाई करनी चाहिए। और हमें ध्यान रखना चाहिए जो मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी 3 से 2.5 से 3 फुट की दूरी होनी चाहिए, ताकि जब बाद में हम पौधा तैयार हो और तुड़ाई करते वक्त हमें प्रॉब्लम ना आए, मतलब आपस में जुड़े ना मतलब लाइनें। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा और कौन सी बातें जो है किसान भाइयों को हमेशा इस ध्यान में रखनी चाहिए? किस तरह के छिड़काव करने चाहिए और कौन कौन सी आपको लगता है कि बीमारियां जो पौधों को घेर लेती है उनसे बचने के लिए कौन कौन सी सावधानियां आप बरतते हैं? का होता ही है बेबी स्टेन, और अगर आपके टमाटर में काले टिक्कियाँ या काला दाग लगे, काली डंडी, तो उसके लिए आपको रेडोमिल करनी चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखना ही चाहिए स्प्रे के। और अगर स्प्रे की हम बात कर रहे हैं जैसे, तो इसका अंतराल अगर हम बोलें कि कितने अंतराल बाद हमें स्प्रे करनी चाहिए? 10 से 15 दिनों के अंदर मतलब स्प्रे का छिड़काव होना चाहिए। और अगर हम क्योंकि ये अगर हम बात करें तो ये मौसमी ऐसा फल है जो पूरे साल भर उगाया जाए, साल भर। तो छुपाई करने के बाद जब हम इसकी गुड़ाई करते हैं, गुड़ाई मतलब बेड देते हैं दोनों साइड से। उसके बाद पहले झंबे लगाए जाते थे, लेकिन वो तकनीक चेंज कर दी गई है हमने। अब हम इसमें बैम्बू स्टिक लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस तरह की लगी है, और इसमें हम प्लास्टिक के इनको यूज़ करके पौधे को सीधा करने के लिए अब इसे यूज़ कर रहे हैं। जून माह से टमाटर की तुड़ाई शुरू हो गई। आज तक उनको 3 बीघा से 15 किलो के 300 बॉक्स मिले और प्रति बॉक्स 250 रुपये भाव मिला। इससे उनको 75,000 रुपये राशि मिली।
खेत की तैयारी से तुड़ाई तक उनको 40,000 रुपये का खर्चा आया। इस टमाटर से उनको 35,000 रुपये शुद्ध आय प्राप्त हुआ। यह टमाटर अगले माह में ख़त्म होने के बाद उसी खेत में वह फिर से मटर लगाने वाले हैं। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी हुई है आपकी खेतीबाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कीट वैज्ञानिक सफेद मक्खी को साधारण कीट के रूप में देखते हैं। उन्होंने इस कीट के बारे में बताया कि सफेद मक्खी आमतौर पर अगस्त माह के आरंभ में आती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से कम बारिश के चलते यह समय से पहले आ रही है। मच्छर जैसी दिखने वाली सफेद मक्खी का जीवन काल केवल 20 से 22 दिनों का होता है। सफेद मक्खी अंडा बनने के बाद 4 दिन में निम्स निकल आता है और 11वें दिन में वह प्यूपा बन जाता है और प्यूपा में से 5वें दिन में युवा सफेद मक्खी बन जाती है और 48 घंटे में ये मक्खी अपने 70% अंडे दे देती है। सफेद मक्खी पत्तों के नीचे चिपके रहती है। ये लगातार अपने शरीर से चिपचिपा पदार्थ निकालती रहती है। इससे फंगस पत्तों में फैल जाता है और पत्तों पर कालापन छा जाता है। इससे पौधा अपना भोजन नहीं बना पाता है और पौधा पूरे रूप से नष्ट हो जाता है। कीट विशेषज्ञों का कहना है कि किसानों को सफेद मक्खी से निजात पाने के लिए नीम से बने कीटनाशक का प्रयोग करें। पहले छिड़काव के 5 दिन बाद फिर से स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि 5 दिन में प्यूपा से फिर से प्रौढ़ मक्खी निकल आती है। किसानों को कीटनाशक का छिड़काव करते समय एक पौधे पर करीब 2.5 लीटर पानी का प्रयोग करना चाहिए, ताकि प्रत्येक पत्ते पर कीटनाशक नीचे तक जा सके। यदि नीम की दवा के बाद भी खेत में सफेड मक्खी दिखाई दे तो डाइमेथोएट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सफेद मक्खी का प्रकोप वर्तमान समय में बुआई लेट हुई फसल, कम खाद और कम पानी वाली कपास की पैदावार पर देखने को मिल रहा है। सफेद मक्खी की शुरुआत पौधे के जमीन से निकलने के बाद हो जाती है। सफेद मक्खी के लिए 3 परजीवी हैं, लेकिन ये परजीवी अगस्त माह में आते हैं, इसलिए किसानों को नीम की कीटनाशक करने की सलाह दी जाती है, ताकि सफेद मक्खी से निजात मिल सके और उसके परजीवी भी मरे। कीट विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार अनुमान है कि बारिश कम होगी, ऐसे में सफेद मक्खी का प्रकोप काफी देखने को मिलेगा। किसान भाइयों से बार बार कहा जा रहा है कि सफेद मक्खी से बचने के लिए महंगी दवाओं के स्थान पर केवल नीम पर आधारित दवाओं का ही प्रयोग करें। महंगी दवाओं से सफेद मक्खी पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। केवल नीम की ही दवा का हफ्ते में 2 बार प्रयोग करके ही सफेद मक्खी से बचा जा सकता है। प्रकोप ज्यादा हो तो थायोमिथाक्साम 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर और इमिडाक्लोपिड 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। आप कहते थे हम जब सत्ता में आएंगे हम लोन नहीं लेंगे, लोन लेना आपने भी शुरू कर दिया। सवाल जो करते हैं आपके हक की बात, आप जो सलाह देते हैं वो सलाह मानी नहीं जाती है, फाइल उठा के फेंक दी जाती है। आईएएस लॉबी ने मेरी फाइल उठा के फेंकने वाला इस धरती पे पैदा नहीं हुआ। या तो फिर आप ये मान लीजिए कि वो गीता जो है धार्मिक पुस्तक नहीं है, आप ये भी नहीं, चित भी मेरी पट भी मेरी। बात चाहे सियासत की हो या आपके सरोकार की, आप में ऐसी कौन सी कमी थी कि मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे? आपसे जुड़े हर सवाल का हम मांगेंगे जवाब।
जो महिला सीएमओ है उसी से आप उलझ पड़े। महिलाओं के विकास की जिम्मेदारी है, महिलाओं से ही आप उलझ रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए हमारा खास कार्यक्रम चक्रव्यूह हर शनिवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे और सोमवार दोपहर 12:30 बजे ईटीवी हरियाणा के संपादक मुकेश राजपूत के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। अदरक की फसल इस समय वृद्धि और विकास की अवस्था पर है। फसल का वृद्धि व विकास आगे भी ठीक ढंग से चलता रहे और किसी प्रकार की व्याधियां न आए, इसके लिए फसल का प्रबंधन कैसे करना है, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर टीवी सिंह से। आजकल अदरक की फसल लगी हुई है किसानों के यहाँ और अदरक का बुआई का समय अप्रैल से जून के मध्य होता है, तो लगभग सभी किसानों ने अदरक की फसल अपनी लगा दी है। और आजकल जो ये फसल लगी हुई है तो इसमें लगभग जमाव हो गया है और कुछ जमाव कम हुआ है कुछ जगह। उसका कारण है कि कुछ रोग एवं कीटों का प्रकोप ऐसा होता है कि जमाव कम होता है और आगे भी समस्या आती है। अदरक की फसल में कई प्रकार के रोग लगते हैं, जैसे इसमें एक तो रोग लगता है पर्णचित्ती रोग। पर्णचित्ती रोग टेफ्राइना नामक फफूंदी से लगता है और इस रोग के लगने पर अदरक की पत्तियों पर छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं। कुछ लालिमा लिए हुए ये धब्बे होते हैं और बाद में ये धब्बे भूरे रंग के बन जाते हैं, फिर आकार में बढ़ने लगते हैं और पत्तियां सब पीली पड़ जाती हैं। तो इससे रोकथाम के लिए किसानों को चाहिए कि इसमें मैंकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर का घोल बनाकर जैसे ही रोग की शुरुआत हो तभी छिड़काव करें और 15 दिन के अंतराल पर दूसरा छिड़काव पुनः करें। दूसरा एक इसमें पर्ण धब्बा रोग लगता है, तो पर्ण धब्बा रोग भी कवक से ही होता है, फफूंदी से होता है। कोलेटोट्राइकम नामक फफूंदी होती है और पर्ण धब्बा में भी कुछ छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं और शुरू में ये 3-4 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और चौड़ाई कम होती है। अंदर का इनका रंग सलेटी रंग का होता है और बाहर से किनारे भूरे रंग के होते हैं। धीरे धीरे ये धब्बे आकार में बढ़ते जाते हैं और इससे पत्तियां धीरे धीरे सूख जाती हैं और सूखने के बाद में पौधा कमज़ोर पड़ जाता है और उपज में भारी कमी आ जाती है। तो इसकी रोकथाम के लिए कार्बनडाजिम 0.1% का घोल बनाकर छिड़काव करें अथवा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 30 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। तीसरे इसमें एक जो सबसे मुख्य रोग है अदरक का, वो प्रकंद गलन का रोग है। प्रकंद गलन के रोग में इसमें प्रकंद जो है गलने लग जाते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि हमें मैंकोजेब का 0.25% का घोल बनाकर प्रकंदों को उसमें डुबाना चाहिए और 1 घंटा डुबाने के बाद छाया में सुखाने के उपरांत तभी बुआई करनी चाहिए। लेकिन ये है कि जिन किसानों ने बीजोपचार नहीं किया है, अगर प्रकंद गलन का रोग अब आ रहा है तो उसके कारण से ऐसा होता है कि प्रकंद से लेकर ऊपर तक उसमें जो जोड़ होता है, जोड़ पर वो गलन दिखाई देता है और धीरे धीरे पूरा प्रकंद गलने लग जाता है। प्रकंद गलने के उपरांत वो थोड़ा नरम हो जाता है और पौधे सूखने लग जाते हैं। तो इस रोग की रोकथाम के लिए जो पौधे प्रकंद गलन रोग से ग्रसित हो गए हैं उनको उखाड़ दें और बाकी में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 30 ग्राम प्रति 10 लीटर का घोल बनाकर इसकी ड्रेंचिंग करें, तो तभी इसकी थोड़ी रोकथाम होगी। एक इसमें बैक्टीरिया से भी बीमारी आती है, बैक्टीरियल विल्ट। तो बैक्टीरियल विल्ट में भी जो राल्स्टोनिया नामक बैक्टीरिया होता है उससे ये बीमारी आ जाती है और उसमें पत्तियों पर लंबी लंबी धारियाँ बनने लग जाती हैं और धारियाँ आकार में बढ़ने लग जाती हैं, पत्तियाँ धीरे धीरे पीली पड़ने लग जाती हैं, तो उससे उपज में भारी कमी आ जाती है। तो बैक्टीरियल विल्ट की रोकथाम के लिए ब्लीचिंग पाउडर का हल्का घोल बनाकर उससे सींच सकते हैं इसको।
तो उससे इसकी रोकथाम होगी। दूसरे इसमें कुछ कीट भी लगते हैं। मुख्य कीट इसका प्रकंद बेधक होता है। जो प्रकंद होता है अदरक का उसमें छेद बना देता है और तने में भी घुस जाता है, तो जिससे पूरा प्रकंद गल जाता है बाद में। तो उसकी रोकथाम के लिए कोई कीटनाशक जैसे कि मेलाथियान है 0.1% का घोल बनाकर हम उससे उसकी ड्रेंचिंग करें, जिससे कि प्रकंद बेधक कीट की रोकथाम हो सके। एक इसमें कीट और लगता है जो पत्तियों को काट देता है और धीरे धीरे वो पत्तियों को काटकर पत्तियां छन्नी जैसी होने लग जाती हैं। तो इसके लिए भी किसी उचित कीटनाशक जैसे मेलाथियान का ही इसमें घोल बनाकर हम छिड़काव कर सकते हैं, तो उससे कीट की रोकथाम होगी। और दूसरे इसमें हम नीम ऑयल का 5 मिलीलीटर प्रति लीटर का घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं, तो ये पत्तियां काटने वाले कीड़े दूर रहेंगे। तो इस तरीके का आप इसमें जो है ध्यान रखेंगे इन बातों को, तो आपकी अदरक की फसल अच्छी होगी और अच्छी उपज प्राप्त होगी और उससे आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। धान हमारे राज्य की प्रमुख फसल है, जिसकी रुपाई का कार्य लगभग समाप्त हो चुका है और रुपाई के उपरांत अक्सर फसल में खौरा रोग का प्रकोप होता है। साथ ही अन्य तत्वों की भी कमी देखी जाती है, जिसकी पहचान और प्रबंधन की जानकारी हमारे किसान भाइयों को नहीं होती है। तो किसान भाइयों, आप इनकी पहचान करके नियंत्रण किस प्रकार से करेंगे, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिका डॉक्टर विमला राय। कम बारिश होने के कारण धान की रोपनी में देरी हुई है, पर कुछ किसान भाई हल्की फुल्की बारिश में या अपने द्वारा सिंचाई करके धान की रोपनी कर चुके हैं और जो पौधे हैं धान के वो भी बिछड़े 20 से 25 दिनों के खेत में हो चुके हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि पौधे सूखे जैसे प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन इसमें किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगी कि आप ध्यान से देखें कि आपके बिछड़े में ऊपर से 3 पत्तियाँ पहले हल्के भूरे रंग की हो जाएंगी और धीरे धीरे ये रंग जो है गाढ़ा होते जाएगा और ऊपर से नीचे की ओर आएगा और आपका पूरा पौधा जो है सूखने जैसा लगेगा। इसका रंग जो है खैर के रंग का हो जाएगा, गाढ़ा भूरा, और धीरे धीरे पूरा आपका जो खेत है ये खैर रंग का से भर जाएगा। इसलिए यह जो है बीमारी खैरा रोग के नाम से जानी जाती है। कितने किसान भाइयों को लगता है कि पानी नहीं पटाने के कारण या बारिश नहीं होने के कारण यह जो है सूख गया है, लेकिन आप जब ध्यान से देखिएगा कि यह खैर रंग जो है यह जिंक की कमी के कारण है। जब मौसम सूखा होता है तो जमीन में जो सूक्ष्म तत्व होते हैं उनको धान के पौधे नहीं ले पाते हैं। इसलिए यदि आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो सिंचाई कर दें, और नहीं तो हल्की यदि बारिश होगी तो यह रंग जो है अपने आप खत्म हो जाएगा और आपके पौधे हरे हो जाएंगे। लेकिन यदि हल्की फुल्की बारिश शुरू हो गई है और यदि आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो इस जिंक की कमी को खत्म करने के लिए आप मल्टीप्लेक्स का स्प्रे कर सकते हैं या जिंक सल्फेट का भी स्प्रे करके अपनी धान की फसल को बचा सकते हैं। पानी कम होने के कारण इधर बिहार में सीधी रोपाई, मतलब कि बिछड़ा नहीं उगाना है, सीधे धान के बीज को खेत तैयार करके उसमें डाल दिया जाता है और जिससे क्या होता है कि धान के पौधों में फिर जिंक की कमी दिखाई देने लग रही है। तो उसमें भी मैं किसान भाइयों को सलाह दूंगी कि वो एक सिंचाई कर दें और जिंक सल्फेट का छिड़काव कर दें या मल्टीप्लेक्स लिक्विड जो है बाजार में उपलब्ध है उसके छिड़काव से भी ये बीमारी कम हो जाती है। मैं मल्टीप्लेक्स का सुझाव इसलिए दे रही हूँ कि पानी कम होने के कारण पौधों में जो भी सूक्ष्म तत्व है, जिंक है या आयरन है, ये सब धान के पौधे अपने में नहीं ले पाते हैं। इसके कारण आजकल धान में देखा जा रहा है कि पत्तियां जो हैं 1-1.5 महीने के अंदर भूरा तो हो ही रहा है, साथ में कई खेतों में हल्का सफेद जैसा दिखाई दे रहा है। मतलब कि आयरन जो है
जो जमीन से आयरन की कमी हो रही है, पौधा ले नहीं पा रहा है, तो इसके लिए यदि आप मल्टीप्लेक्स का छिड़काव करते हैं तो पौधों को आपको जस्ता भी मिल जाएगा, आयरन भी मिल जाएगा, और यह एक प्रकार का टॉनिक है जिससे आपका जो पौधा है जो 1.5 महीने के अंदर है वह जो है स्वस्थ हो जाएगा। आगे आने वाली बीमारियां भी इसमें नहीं होंगी। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। बात हरियाणा की, न्याणा की, स्याणा की, गांव की हो या शहर की, मंत्री की हो या संतरी की, हर छोटी बड़ी खबर देखिए आपकी अपनी बोली में। देखिए मारी बोली मारी खबर हर रोज शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल जरूर करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जैसा आप सभी जानते हैं कि बारिश का सीजन शुरू हो गया है। सभी किसान अपने अपने खेतों में बुआई की तैयारी, खेतों की तैयारी में व्यस्त हो चुके हैं। लेकिन ये बारिश का मौसम जो है समस्याएं भी बहुत पैदा करता है। जब बारिश तेज होती है तो भूमि का क्षरण भी होता है, और ये भूमि क्षरण जो है अपने साथ जो उपजाऊ मिट्टी है ना, जिसमें उपजाऊ तत्व होते हैं, वो सब अपने साथ बहा के ले जाती है, और अंततोगत्वा पैदावार के ऊपर इसका असर आता है। ये भूक्षरण जो है इसको रोकना बहुत आवश्यक है। भूक्षरण जब तेज बारिश होती है तो पहले बूंदों के रूप में, फिर वो बूंदें बड़ी होके छोटी छोटी नालियों के रूप में, और नाली बड़ी होती हैं, और उसके बाद फिर वो गली के रूप में विकसित होती हैं, और अपने आप मिट्टी काटते हुए आगे बढ़ती हैं। और ये मिट्टी काटते काटते आगे चल के वो खेतों को काटना शुरू कर देती हैं, जिससे खेत भी पूरे खेत तक चले जाते हैं, और ये बहुत ही गंभीर समस्या आप लोगों के सामने है। ये तो भूमि क्षरण की बात हो गई। अब ये गंभीर समस्या जो है उससे छुटकारा कैसे पाया जाए, भूमि क्षरण को कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में अपन थोड़ा चर्चा करेंगे, है ना। जैसे कोई खेत ढालू होते हैं, कोई समतल होते हैं। तो समतल खेत में भूक्षरण की इतनी समस्या नहीं है, लेकिन जो ढालू खेत होते हैं उनमें भूक्षरण की समस्या बहुत अधिक होती है। तो ऐसे खेतों में जब जुताई करते हैं तो ढाल के विपरीत दिशा में जुताई करें, बोनी करें ढाल के विपरीत दिशा में करें। ढाल के विपरीत दिशा में करीब करीब 8 मीटर 10 मीटर पर, जैसा कि खेत की साइज़ है उसके अनुसार उसमें मेड़ बनाई जा सकती हैं, फील्ड मंद या फिर नालियाँ खोदी जा सकती हैं, जिससे क्या है कि ऊपर से पानी जो बह के आता है अपने साथ मिट्टी बहा के लाता है, वो नालियों में या मेड़ में के पास जमा हो जाता है, और वो खेत से बाहर वो मिट्टी नहीं जा पाती है ना। इसी प्रकार से कुछ वेजिटेटिव बाढ़ हैं, जैसे खस घास है ना। खस घास की अगर पट्टियाँ बना दी जाएं हर 10 मीटर पर 15 मीटर पर, तो वहाँ पर भी वो मिट्टी आके रुक जाती है, और पानी खस घास के वहाँ से वो निकल जाता है। तो मिट्टी तो रुक जाती है लेकिन पानी निकल जाता है। इस प्रकार से वहाँ पर मिट्टी जमा होती जाती है, और जब आप फिर से जुताई करेंगे तो वो फिर से मिट्टी उसी में मिल जाती है। इस प्रकार से जो पोषक तत्व होते हैं वो बाहर नहीं जा पाते हैं। देखिए अब बारी आती है, जो बड़ी बड़ी गलियां बन गई हैं पानी काटते काटते,
वहाँ पर कैसे भूक्षरण को रोका जाए। तो वहाँ पर जो लोकल मटेरियल मिल रहा है, जैसे पेड़ की डाल हैं, श्रब्स हैं, झाड़ियाँ हैं, है ना, छोटे छोटे पेड़ हैं, उनको काट के बहाव के उसमें डाल दें तो बांध बन जाएंगे। तो उससे क्या है कि मिट्टी तो आके रुक जाती है लेकिन पानी वहाँ से निकल जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत से खेत बहुत बड़े बड़े रेवाइंस बन गए हैं, घाटियाँ बन गई हैं, तो ऐसी जगह पे लिए बहुत ही सूटेबल हम आपको एक गैबियन संरचना बता रहे हैं। तो गैबियन अगर बना लें वहाँ पर, तो गैबियन क्या है कि छोटे छोटे जालियों के लोहे की जालियाँ लें और 2 फीट बाई 4 फीट, 2 फीट बाई 3 फीट लंबाई चौड़ाई में बॉक्स बना लें उसके, और वो बॉक्स जो है उस घाटी के या वो जो पानी, यहाँ से पानी का बहाव बहुत तेज होता है, वहाँ पे 1 फुट नींव खोद के और वहाँ से जमाना शुरू करें। तो वो बॉक्स, 1 बॉक्स जमाए, 2 बॉक्स जमाए, तीसरी बॉक्स जमाए, और जब पूरा चौड़ाई में कवर हो जाए तो उसमें बोल्डर डाल दें। उसके सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि ऊपर से जो पानी आता है तो पानी तो छन के निकल जाता है लेकिन मिट्टी वहीं रुक जाती है। तो 3-4 साल में, 5 साल में वो पूरी घाटी, पूरा बड़ा बड़ा जो गड्ढा है या रेवाइन बन रही है वो पूरा भर जाता है। और अगर मान लो उस गैबियन के बाहर दूसरी तरफ अगर कोई नाला बह रहा है या नदी है और वो नदी का प्रेशर का अगर आता है बाढ़ की वजह से, तो वो भी उसको झेल लेती है उस प्रेशर को, और वो दीवार टूट नहीं पाती है और कुछ ही दिनों में खेत समतल हो जाता है। ये बहुत ही सफल तकनीक है। और यहाँ पर ये रीवा के आसपास के जो गांव हैं वहाँ पर हमने 18-20 इसके यूनिट बना के और इसको टेस्ट किया है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार से है। तो चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक मुनाफे हेतु फालसा की वैज्ञानिक खेती। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।